नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। इस बीच खबर चली कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद शिवसेना के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चलने लगी। कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी को महान और अपना फेवरेट नेता बताया था, जिसके बाद खबर को और दम मिल गया। लेकिन संजय राउत ने इन खबरों को हास्यास्पद बताया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना औरंगजेब और अफजल खान से हाथ मिलाने जैसा होगा। कांग्रेस नेता भी इस तरह के दावे कर रहे हैं तो आश्चर्य हो रहा है। बता दें, राज्य में चुनाव प्रचार के बीच महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में इस बार खूब चर्चा हो रही है कि संजय राउत ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। ये बैठक पूरी तरह से गुप्त रखी गई थी। यहाँ तक कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के नेता भी खुलकर तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे से मुलाकात का जिक्र करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्हीं सब चर्चाओं को देखते हुए अब खुद संजय राउत सामने आए और उन्होंने मुलाकात को अफवाह करार दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद अब महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई पूरे जोर शोर से लड़ी जा रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में एक फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर ने बातचीत के दौरान कहा कि आप नहीं जानते कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी जीत सकती है। कांग्रेस जो हरियाणा का चुनाव जीतने के दावे कर रही थी, लेकिन आप नहीं बता सकते कि आखिरी समय में कांग्रेस के साथ क्या होगा। पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले के गांव में काम करने वाले एक कार्यकर्ता ने कुछ ऐसी ही बातें कही। उसने कहा कि लड़की बहन योजना की वजह से एक अंतर पैदा हुआ है। इससे न सिर्फ अधिकतर महिलाओं के खातों में 4,500 रुपए पहुंच रहे हैं, बल्कि कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें 7,500 रुपए तक मिले हैं और इससे महाविकास अघाड़ी का असर कुछ कम हुआ है। कार्यकर्ता ने बताया कि लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीतिक हालत पूरी तरह बदल गए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना को बीजेपी की जीत का क्रेडिट दिया जाता है और उसके बाद अब चुनाव के नजदीक बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में भी ये योजना लागू कर दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बीच स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के ऊपर हमले की घटना सामने आई। महाराष्ट्र के अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव की सभा में जमकर उत्पात मचाया। कार्यक्रम में धक्का मुक्की और नारेबाजी के बाद कुर्सियों को तोड़ दिया। इस दौरान किसी तरीके से योगेंद्र यादव को वहां से सुरक्षित निकाला गया। भीड़ उनके ऊपर चढ़ रही थी। योगेंद्र यादव ने अपनी एक्स अकाउंट पर लिखा है कि आज अकोला में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वो हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने पर आक्रोश व्यक्त किया। योगेंद्र यादव ने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे के तहत हम संविधान की रक्षा और हमारा वोट विषय पर सम्मेलन कर रहे थे, तो मुझे बोलने से रोकने के लिए 40-50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ गई और मेरी ओर बढ़ी। हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बनाकर हमारी रक्षा की। पुलिस के आने के बाद भी हुड़दंगाइयों का आक्रमण और तोड़फोड़ जारी रही। सभा वहीं समाप्त हो गई। पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए दुखद है। ये घटना हमारे लोकतंत्र की रक्षा के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करती है। जो भी मेरे बोलने से डरा हुआ है वो सुन ले, मैं वापस अकोला आऊंगा। पूर्वी लद्दाख के गलवान में 4.5 साल पहले झड़प के बाद एलएसी पर जो पेट्रोलिंग रुकी हुई थी वो अब फिर से शुरू होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को घोषणा की कि भारत और चीन सीमा पर पीछे हटने और एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब पीएम मोदी की 22 से 23 अक्टूबर को होने वाली 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद भारत चीन सीमा क्षेत्र में एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पीछे हटने और 2020 में इन क्षेत्रों में उठे मुद्दों का समाधान करने की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो अपनी कुछ अलग छवि बनाना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ दिन पहले वो पीएम मोदी के साथ खुद के घर में आरती कर रहे थे और अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिससे लोग उन्हें संविधान की याद दिला रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए वो भगवान के सामने बैठे थे और मामले में फैसला लेने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी और मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी में आस्था है तो भगवान उसका समाधान निकाल लेंगे।
उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे पास मुद्दे होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है, जिसके बाद लोग सीजेआई के बयान पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें संविधान की याद दिला रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर न्याय करना चाहते तो आप बाबा साहेब के संविधान के सामने बैठते। इतिहास आपको याद रखेगा न्यायमूर्ति जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सीजेआई कबूल कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था। बता दें कुछ दिन पहले जस्टिस काटजू ने भी संविधान की जरूरत नहीं बताई थी और अब सीजेआई संविधान के बजाय आस्था की बात कर रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर फैसला देने से पहले भगवान से समाधान के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है, जिसके बाद उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जज मार्कंडे काटजू ने तंज कसा है। उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान लिखा है और साथ में लिखा है, चूंकि मैं नास्तिक हूं तो मुझे लगता है कि मेरे सभी फैसले गलत रहे होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर सपा नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल हो गया। हालांकि बवाल तो सीजेआई के बयान पर भी हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि रामगोपाल यादव ने सीजेआई के लिए अपशब्द कहे। हालांकि बाद में वो पलट गए। दरअसल रामगोपाल से अयोध्या विवाद को लेकर सीजेआई की टिप्पणी पर सवाल पूछा गया था कि सीजेआई ने कहा है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर कहा जा रहा है कि रामगोपाल जी ने सीजेआई के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को करते हो तो वो भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। आप कहाँ हैं? आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है? अरे छोड़ो, तमाम डैश डैश इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या मुझे उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए? हालांकि जब रामगोपाल यादव की ओर से सीजेआई को लेकर दिए बयान पर काफी विवाद हो गया, सपा सांसद से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीजेआई को लेकर ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। उनसे बहराइच हिंसा को लेकर सवाल किया गया था। रामगोपाल यादव ने कहा कि मुझसे सीजेआई के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा था। प्रधान न्यायाधीश काफी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैंने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुझसे बहराइच के बारे में पूछा गया था और मैंने उस पर ही जवाब दिया था। वहीं कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल्स कंटेम्प्ट चार्ज लगने तक की बात कर रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है उससे बवाल हो गया। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने सीजेआई के बयान की जमकर आलोचना की। उदित राज ने कहा है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या मुद्दे के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। अगर उन्होंने कुछ और मुद्दों के लिए प्रार्थना की होती तो वो भी हल हो जाते। जैसे आम आदमी को बिना पैसे के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता। कर्नाटक में चन्नापटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी को झटका लग गया है। एमएलसी और भाजपा नेता योगेश्वर ने खेल कर दिया है। जब उनको लगा कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है तो उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि सीपी योगेश्वर ने त्यागपत्र सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि वो चन्नापटना उपचुनाव में निर्दलीय के रूप से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में अनशन पर बैठे हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को वांगचुक से मुलाकात कर उनकी मांगों को लेकर बात करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, अभी अभी गृह मंत्रालय के अधिकारी और लद्दाख के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आकर मुझे गृह मंत्रालय का पत्र दिया। हमारी मांग थी कि लद्दाख की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ केंद्र सरकार की बातचीत जो रुकी हुई थी उसे दोबारा से शुरू किया जाए। पत्र में बताया गया है कि ये मांग मान ली गई है और इसे 3 दिसंबर से शुरू करने का पत्र दिया है। वांगचुक ने बताया, हमें बस उम्मीद है कि दोनों तरफ से ईमानदारी से बातचीत हो। हमारा काम इस बातचीत को शुरू करवाना था। इसके आगे बातचीत में एपेक्स बॉडी और केडीए केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बातचीत बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़े और एक समाधान निकले, हमें दोबारा से अनशन न करना पड़े। यूपी के बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को महेसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
7 लोगों में बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। विधायक ने दावा किया है कि वो मृतक के परिजनों से और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य बीजेपी कार्यकर्ता थे और अज्ञात भीड़ थी, वो नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। विधायक ने कहा है ये लोग कार को रोकने और बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगते हैं। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। कार का शीशा टूट गया। घटना में बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच गया। विधायक ने तहरीर में सीसीटीवी फुटेज से घटना स्पष्ट होने की बात भी कही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अर्पित के बीजेपी नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि की है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात विश्वविद्यालय से जारी की गई थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया है। बहराइच हिंसा पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक कार्यक्रम के दौरान नूपुर ने मंच से ही हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर गलत तथ्य बताए, जिसके बाद बवाल मच गया। उन्होंने कहा था कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को 35 गोली मारी गई, नाखून उखाड़ लिए गए, पेट फाड़ दिया, उसकी आंखें निकाल ली गई। क्या हमारे देश में झंडा हटाने के लिए कानून किसी की हत्या करने की इजाजत देता है? इसके साथ ही नूपुर शर्मा ने बोला, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसको लेकर आप लोगों को पहले देश के बारे में और फिर अपने धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। बुलंदशहर में आयोजित महासभा के दौरान जब नूपुर शर्मा मंच पर भाषण दे रही थीं, उस दौरान उसी मंच पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा भी मौजूद थे। हालांकि विवाद के बाद नूपुर शर्मा ने कहा है कि रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि दिवंगत रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ बताया है कि गोली से मौत हुई थी। नाखून निकालना, आंखें निकालनी जैसी बातें अफवाहें हैं जो टीवी न्यूज चैनल्स चला रहे थे और एंकर्स ट्वीट भी कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में युवा आबादी बढ़ाने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिसके तहत केवल 2 या उससे अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। उन्होंने राज्य की बढ़ती उम्र की आबादी और देश के डेमोग्राफिक बैलेंस पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। दक्षिणी राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश की बढ़ती उम्रदराज आबादी के बारे में चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दंपतियों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया। उन्होंने पहले भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में आबादी की औसत आयु अभी 32 वर्ष है, लेकिन 2047 तक ये 40 वर्ष हो जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए हम 16 बच्चे पैदा करें। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इन तारीखों के दौरान एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है, जो सिख नरसंहार की 40वीं बरसी के रूप में सिख समुदाय याद करता है। कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता रखने वाले सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक ने पिछले साल इसी समय के आसपास इसी तरह की धमकी जारी की थी। ये शख्स भारत में आतंकवादी के रूप में दर्ज है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर में करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए ससुराल आ रही एक महिला हेड कांस्टेबल दरिंदगी का शिकार हो गई।
उत्तर प्रदेश महिला पुलिस की हेड कांस्टेबल को सुनसान इलाके में अकेला पाकर दरिंदे ने उसके साथ रेप किया। घटना को कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना इलाके में अंजाम दिया गया। दरअसल अयोध्या में तैनात महिला पुलिस हेड कांस्टेबल करवा चौथ त्योहार मनाने के लिए अपनी ससुराल जा रही थी। दरिंदगी की इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी वहीं गांव का रहने वाला था। गांव से कुछ पहले एक सुनसान खेत के पास अचानक एक युवक ने उसे धक्का देकर खेत में खींच लिया। महिला ने साहसपूर्वक उसका विरोध किया, लेकिन वो बदमाश उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। संघर्ष के दौरान महिला कांस्टेबल ने आरोपी की एक उंगली चबा डाली, जिसके चलते उसका एक दांत टूट गया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी हवाई हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री पोजीशंस और अवैध बस्तियों पर हमले किए हैं। ग्रुप ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा कि उनके सदस्यों ने लेबनानी गांव एता अल शब के सामने खलेट वर्दा क्षेत्र में रॉकेटों की बौछार से इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनानी गांव मारून अल राज के पास जबल काहिल क्षेत्र और मारकाबा गांव के पूर्वी हिस्से में तैनात इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे। इसके अलावा इजरायल में भी रॉकेट दागे। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने यह पुष्टि की है कि अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले की योजना से जुड़े लीक दस्तावेजों की जांच कर रहा है। लीक हुए दस्तावेज में ईरान पर इजरायली हमले की योजनाओं को लेकर अमेरिकन आकलन मौजूद था। कथित तौर पर पिछले हफ्ते लीक हुए दस्तावेजों को ऑनलाइन पब्लिश भी कर दिया गया। पिछले हफ्ते पब्लिश हुए दस्तावेजों में 1 अक्टूबर को हुए ईरान के मिसाइल हमले के जवाब की तैयारी करने के लिए इजरायली मिलिट्री की तस्वीरें शामिल थीं। बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी CBS के मुताबिक इन दस्तावेजों को केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 5 आइस खुफिया गठबंधन के साथ ही साझा किया जा सकता है। इजरायल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इजरायल ने बीरूत के कई जगहों पर बमबारी की है। इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह की मदद करने वाले बैंक और अन्य संस्थान हैं। इस हमले से पहले ही इजरायल ने चेतावनी जारी कर दी थी कि वो 24 इलाकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने बता दिया था कि उनके निशाने पर हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले बैंक होंगे। बेरूत के दक्षिण इलाके में आने वाले दहिया शहर में इजरायल ने 8 हवाई हमले किए हैं। इस इलाके को हिजबुल्लाह के नियंत्रण बताया जाता है। लेबनान के सरकारी मीडिया का भी कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में हमला हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने रविवार को इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट्स दागे थे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सिर में चोट लगने की वजह से अपनी आगामी रूस की यात्रा को रद्द कर दिया है। उन्हें रूस में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना था। शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति अपने घर में हुई एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनके सिर में चोट आई। लूला डा सिल्वा को रविवार को ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना होना था। बता दें, ब्रिक्स 5 विकासशील देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अदार पूनावाला के नेतृत्व वाले सिरीन प्रोडक्शन और बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बीच साझेदारी हुई है। अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश के जरिए पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।